हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है इनटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करेंगे। कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि 28 क्वेश्चन के आसपास है एक्सरसाइज में भी, तो लगभग हाफ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का और अगले लेक्चर में हाफ कर देंगे, जो कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पार्ट 7 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 6 नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 to 6 देख लें। तो ये क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम सॉल्ट फ्रॉम ग्लिसरॉल ओलिएट एंड ग्लिसरॉल पाल्मिटेट, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। तो आपके पास जो एस्टर है ग्लिसरॉल पाल्मिटेट और ग्लिसरॉल ओलिएट दोनों दिया हुआ है, दोनों का सोडियम सॉल्ट प्रिपेयर करना है, तो दोनों का रिएक्शन NaOH से करवा दीजिए। तो ये एक्चुअली में देखिए C3H5 C15H31COO होल 3 है। ये है आपका CH2 CH CH2 C3H5 हो गया और इससे 3 ईस्टर ग्रुप अटैच है COO C15H31 C15H31। सिमिलरली इससे भी COO C15H31, सिमिलरली इससे भी COO C15H31। ये आपका ग्लिसरॉल पाल्मिटेट हो गया, इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवा दीजिए। तो आपका सोडियम साल्ट क्या बनेगा, पहले तो हाइड्रोलिसिस होगा तो HOH C15H31COOH बनेगा एसिड, और ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो H और OH H2O बना लेगा, तो यहाँ Na लग जाएगा। तो आपका सोप होगा C15H31COONA। सिमिलरली इस वाले पार्ट से भी यही बनेगा, सिमिलरली इस वाले पार्ट से भी यही बनेगा, तो 3 मोल बनेगा। उसके लिए 3 NaOH चाहिए, और ये जो है हाइड्रोलिसिस करके यहाँ HOH, तो ये ग्लिसरॉल H यहाँ लगेगा और OH इधर लगेगा, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो डेल्टा पॉजिटिव वाले पे OH और डेल्टा निगेटिव वाले पे H प्लस लगता है, इसीलिए तो COO है तो H लग के COOH बना लेगा। अगर OH लगेगा तो COOOH बन जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता है, तो ये एसिड बनाता है COOH। तो इस तरह से आपका CH2OH OH OH, तो ये आपका ग्लिसरॉल बना लेता है। CH2 से OH, फिर CHOH और फिर से CH2OH, तो ग्लिसरॉल प्लस सोडियम सोप बनेगा C15H31COONA इस केस में। सिमिलरली ग्लिसरॉल ओलिएट के केस में आपका जो सोप बनेगा C17H32COONA, सिमिलर रहेगा, बस आप ईस्टर में C15H31 के जगह C17H32 रहेगा, तो आपका सोप भी C17H32COONA बनेगा। सेम पैटर्न जैसे आपका ग्लिसरॉल पाल्मिटेट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड डिटर्जेंट्स, emulsifying agents and wetting agents, level the hydrophilic and hydrophobic parts in the molecule, identify the functional group present in the molecule। तो इसमें जो है आपको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए हाइड्रोफोबिक पार्ट जो वाटर में रिपल्सन हो, मतलब वाटर के साथ रिपल करे, तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है वो आपका हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि ये रिपल्सन फील करेगा वाटर के साथ। और ये जो पोलर वाला पार्ट है ऑक्सीजन जिसमें है, ये आपका हाइड्रोफिलिक होगा, ये अट्रैक्शन करेगा H2O के साथ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और H2O में H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका एक तो अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बोल सकते हैं, दूसरा ईथर है ROR ग्रुप, तो ईथर और अल्कोहल अटैच है, प्राइमरी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। फिर समरी देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, 27 क्वेश्चन है, तो 12 तक हम इस लेक्चर में कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 13 क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, 15 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ड्रग्स इन डिफरेंट वेज। तो हम लोग को ड्रग्स को डिफरेंट वेज में क्लासिफाई करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि अलग अलग क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग लोगों के लिए यूजफुल रहता है। जैसे आपका फर्स्ट है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे जब हम ड्रग को क्लासिफाई करते हैं तो ये डॉक्टर्स के लिए यूजफुल होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वाला क्लासिफिकेशन। दूसरा है ड्रग के एक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये इसलिए जरूरी है ताकि हमको बायोकेमिकल प्रोसेस में
हर एक ड्रग का एक्शन पता चले, मतलब कौन सा ड्रग किस डिजीज के लिए यूजफुल होगा। ये पता ही नहीं रहेगा तो पता चला कि स्केलेटन पेन है और हम कोई और दवा दे दिए, फीवर का दवा दे दिए। तो ये पता होना जरूरी है कि स्केलेटन पेन में कौन सा ड्रग काम करेगा। इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन जरूरी था। उसके बाद थर्ड है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें सिमिलर टाइप के ड्रग्स का पता चलता है जिसमें कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर रहता है, और ये जो है लगभग केस में सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी देता है। मतलब कॉमन स्ट्रक्चर सेम रहता है तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी लगभग के केस में सेम ही रहता है। इसके बाद फोर्थ हो गया आपका मोलिकुलर टारगेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। मोलिकुलर टारगेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो है ये मेडिसिनल केमिस्ट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। अब आप लिखिएगा द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड द रीजन फॉर द क्लासिफिकेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दिस क्लासिफिकेशन प्रोवाइड डॉक्टर्स द होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए particular type of problem. Hence, such a classification is very useful to doctor. उसके बाद सेकंड है on the basis of drug action. This classification is based on the action of a drug on a particular biochemical process. Thus, the classification is important. Third है on the basis of chemical structure. This classification provides the range of drugs sharing common structural features and often having similar pharmacological activities. फोर्थ है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट्स। दिस क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स मेडिसिनल केमिस्ट द ड्रग्स हैविंग द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन टारगेट, हेंस इट इज द मोस्ट यूजफुल टू मेडिसिनल केमिस्ट। तो ये मेडिसिनल केमिस्ट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म टारगेट मोलिक्यूल और ड्रग टारगेट्स एज यूज्ड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो टारगेट मोलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स को एक्सप्लेन करना है जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज होता है। तो ड्रग टारगेट और टारगेट मोलिक्यूल वैसा मोलिक्यूल होता है जो सर्टेन मेटाबॉलिज्म पाथ में इन्वॉल्व रहता है जिसके कारण कि स्पेसिफिक डिजीज हो जाता है। तो इस डिजीज को हटाने के लिए ड्रग्स का यूज किया जाता है। ड्रग्स आपका इस टारगेट मोलिक्यूल के साथ कंपीट करता है या फिर जहां पे ये टारगेट एक्टिव साइट पे जहां ये मोलिक्यूल रिएक्शन करेगा उसके शेप को चेंज कर देता है ताकि बाइंडिंग साइट जो है चेंज हो जाए और फर्दर ये रिएक्शन ना करे जिससे कि डिजीज को रोका जा सके। तो आप इसमें लिखिएगा इन मेडिसिनल केमिस्ट्री ड्रग टारगेट्स रेफर टू द की मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज दैट रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक डिजीजेस। और टारगेट मॉलिक्यूल का आपका एग्जांपल होगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ड्रग्स आर केमिकल एजेंट्स डिजाइन्ड टू इनहिबिट दीज टारगेट मॉलिक्यूल्स बाय बाइंडिंग विद द एक्टिव साइट्स ऑफ द की मॉलिक्यूल। तो जिस एक्टिव साइट पे आपका टारगेट मॉलिक्यूल अटैक करता है और टारगेट मॉलिक्यूल के अटैक करने से ही आपको डिजीज होता है। तो ड्रग जो है इनहिबिट करता है उस टारगेट मॉलिक्यूल को एक्टिव साइट पे बाइंड होने से। तो अगर बाइंड नहीं होगा तो डिजीज को रोका जा सकता है। इस एक्शन से आपका ड्रग्स काम करता है। नेम द मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर चूजन एज ड्रग्स टारगेट। तो वैसा मैक्रोमोलिक्यूल्स बताइए जो कि ड्रग टारगेट्स के लिए चूज किया जाता है। तो अभी इस एग्जाम्पल में तो एग्जाम्पल बता ही दिए थे ड्रग टारगेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, यही सब ड्रग टारगेट्स के लिए चूज किया जाता है। ये सब आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स है जिसको कि ड्रग टारगेट्स के लिए चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड नॉट मेडिसिन बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर। तो बिना डॉक्टर के कंसल्टेंस के मेडिसिन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि यदि आप हायर डोजेस में मेडिसिन ले लीजिएगा तो वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी के लिए, समटाइम्स इवन काउजेस डेथ। तो कभी कभी डेथ भी हो जाता है हायर डोजेस के कारण। तो इसलिए भी डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये भी है कि हो सकता है मेडिसिन एक से ज्यादा रिसेप्टर साइट पे अटैक कर रहा हो और हो सकता है किसी रिसेप्टर साइट के लिए ये मेडिसिन टॉक्सिक का काम करता हो। तो इसलिए बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट पे हमें मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अब आप लिखिएगा ए मेडिसिन कैन बाइंड टू मोर देन वन रिसेप्टर साइट, thus a medicine may be toxic for some receptor sites.
Further, in most cases, medicine causes harmful effects when taken in higher doses than recommended. As a result, medicine may be poisonous in such cases. Hence, medicine should not be taken without consulting doctors. इसके बाद है define the term chemotherapy. The use of chemicals for therapeutic effect is called chemotherapy. तो केमिकल्स का यूज करना किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए उसी को केमोथेरेपी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द यूज ऑफ केमिकल्स इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. तो किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए या उसका फर्दर ट्रीटमेंट करने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं उस प्रोसेस को कीमोथेरेपी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्सेस आर इन्वॉल्व इन होल्डिंग द ड्रग टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. तो कौन सा फोर्स इन्वॉल्व रहता है जिससे कि ड्रग्स आपका एंजाइम के एक्टिव साइट पे होल्ड रहता है. तो आपका फोर्सेस होता है आयोनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वैन डर वाल्स फोर्सेस. तो ये 4 फोर्स इन्वॉल्व रहता है जिससे कि ड्रग्स और एक्टिव साइट एक दूसरे के साथ होल्ड रहता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल एंटासिड्स एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन्स, व्हाई डू दिस नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ ईच अदर. तो एंटासिड्स और एंटी एलर्जिक ड्रग्स दोनों जो है हिस्टामिन के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करता है लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करता है. मतलब एंटासिड जो है एंटी एलर्जिक के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिमिलरली एंटी एलर्जिक एंटासिड के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता है. तो ऐसा क्यों? तो देखिए, एंटासिड और एंटी एलर्जिक दोनों जो है एंटी हिस्टामिन है, इसलिए हिस्टामिन के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करता है. लेकिन एंटासिड और एंटी एलर्जिक दोनों डिफरेंट रिसेप्टर साइट्स पे फंक्शन करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करता है. दोनों एंटी हिस्टामिन है तो इसलिए हिस्टामिन के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करता है, लेकिन दोनों अलग रिसेप्टर साइट पे अटैक करता है. एंटासिड जिस रिसेप्टर साइट पे अटैक करेगा उस पे एंटी एलर्जिक नहीं करता है, सिमिलरली एंटी एलर्जिक जिस पे करता है उस पे एंटासिड नहीं करता है. तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं होता है. अब लिखिएगा इसमें, स्पेसिफिक ड्रग्स अफेक्ट पार्टिकुलर रिसेप्टर्स, एंटासिड एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स. दिस इज द रीजन व्हाई एंटासिड एंड एंटी एलर्जिक डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर्स फंक्शन बट इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन. तो दोनों डिफरेंट रिसेप्टर पे वर्क करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के फंक्शन को इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन दोनों हिस्टामिन के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो लेवल ऑफ नोराड्रेनालिन इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग्स आर नीडेड टू क्योर दिस प्रॉब्लम. तो डिप्रेशन को क्योर करना है, तो डिप्रेशन को क्योर करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज करेंगे और 2 ड्रग्स का नाम भी बताना है. तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होता है आपका इप्रोनिएजिड, फेनेल्जीन. अब आप इसमें लिखिएगा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर नीडेड टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन. These drugs inhibit enzymes catalyzing the degradation of noradrenaline. As a result, the important neurotransmitter is slowly metabolized and then it can activate its receptor for longer period of time. तो क्या होता है कि ये नोराड्रेनालिन का डिग्रेडेशन जो रेपिडली हो जाता है उस रिएक्शन को कैटेलाइज होने से रोकता है ताकि नोराड्रेनालिन के लेवल को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन करके रखे, जिससे कि लोग डिप्रेशन का शिकार ना बने. और द 2 एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर इप्रोनिएजिड और फेनेल्जीन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक्सप्लेन. तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए. नाम से ही पता चल रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो जो वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल कर दे या उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, तो उस एंटीबायोटिक्स को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे. एंटीबायोटिक व्हिच किल और इनहिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर सेड टू बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एंटीसेप्टिक्स डिफर फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच. तो एंटीसेप्टिक्स डिसइंफेक्टेंट से डिफरेंट कैसे है और दोनों का एक एग्जांपल बताना है.
तो एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स दोनों जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के को या तो किल कर देता है या उसके ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है। लेकिन एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यू पे यूज होता है, जैसे कि कहीं पे वाउंड्स है या कट हो गया या अल्सर के केस में एंटीसेप्टिक यूज होता है। और डिसइंफेक्टेंट फ्लोर वगैरह को क्लीन करने के लिए यूज होता है। इसके बाद सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट्स बाय वेरिंग देयर कंसंट्रेशन। तो सेम सब्सटेंस को एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन जो है ज्यादा रहता है डिसइंफेक्टेंट के केस में, मतलब कि डिसइंफेक्टेंट जो है लिविंग टिश्यू के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन में रहता है तो लिविंग टिश्यू पे हार्मफुल करेगा। लेकिन फ्लोर वगैरह तो नॉन लिविंग थिंग है, तो ज्यादा पावरफुल है तो और बेटर है, जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा सबको किल कर देगा। लेकिन लिविंग टिश्यू पे आप ज्यादा कंसंट्रेशन पे रखिएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किल करेगा ही, लेकिन लिविंग टिश्यू पे भी कुछ हार्म पहुंचाएगा तो हार्मफुल होता है। अब आप लिखिएगा इसके बारे में, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर केमिकल दैट आल्सो किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ microorganism. However, antiseptics are applied to the living tissue such as wounds, cuts, ulcers and diseased skin surfaces. While disinfectants are applied to inanimate objects such as floor, drainage system, instrument, etc. Disinfectants are harmful to the living tissue. Iodine is an example of a strong antiseptic. टिंक्चर ऑफ आयोडीन आपका 2 to 3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर होता है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज अप्लाइड टू वाउंड्स, 1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। तो 1% सोल्यूशन यदि फिनोल का है तो उसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन बेटर एंटासिड्स देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो सिमेटिडीन और रेनिटिडीन बेटर एंटासिड क्यों है? क्योंकि देखिए ये सब जो है ये आपका बेस है, ये सिम्टम्स पे वर्क करता है, काउज पे वर्क नहीं करता है कि स्टोमक में एसिड ज्यादा क्यों रिलीज हो रहा है। ये सिंपल क्या करता है, एसिड है तो एसिड में आप बेस मिला दीजिए तो एसिड बेस रिएक्शन के कारण साल्ट बना लेगा, तो साल्ट बनने के कारण एसिड कम हो जाता है। लेकिन इसका बहुत सारा डिमेरिट भी है, तो इसके लिए जो है सिमेटिडीन और रेनिटिडीन एंटासिड का डिस्कवरी हुआ, क्योंकि ये एसिड को रिलीज होने ही नहीं देता है। एसिड को रिलीज होने ही नहीं देगा तो ये काउज पे वर्क करता है कि किस कारण से एसिड रिलीज हो रहा है, उसी पे वर्क करता है। ये जो है एसिड आपके पास है तो उसको बेस से रिएक्शन करवा दिए तो इसलिए बेस। तो इसमें क्या होता है कि यदि एक्सेस में आप बेस मिला दिए तो स्टोमक में ज्यादा बेस हो जाता है, तो ये और ट्रिगर करता है एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए ताकि आपका स्टोमक न्यूट्रल रहे। तो इस कारण से इसका डिमेरिट वगैरह भी है, तो ये ज्यादा बेटर है कि ये एसिड को रिलीज होने ही नहीं देता है ज्यादा कंसंट्रेशन में। अब आप इसमें लिखिएगा, एंटासिड सच एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड work by neutralizing the excess of hydrochloric acid present in the stomach. However, the root cause for the release of excess acid remains untreated. तो इसका जो रूट काउज है कि मतलब एक्सेस एसिड क्यों रिलीज हो रहा वो ट्रीट नहीं हुआ, वो अनट्रीटेड ही रह गया इन सब एंटासिड के कारण। तो सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन आर बेटर एंटी एसिड्स एज दे कंट्रोल द रूट काउज ऑफ एसिडिटी। तो इसलिए सिमेटिडीन और रेनिटिडीन बेटर एंटासिड है क्योंकि ये एसिडिटी के रूट काउज को कंट्रोल करता है कि जिस कारण से एसिड रिलीज हो रहा है उसी को कंट्रोल कर लिए तो एसिड ही रिलीज नहीं होगा। These drugs prevent the interaction of histamine with receptors present in the stomach walls. Consequently, there is a decrease in the amount of acid released by the stomach. तो ये जो है हिस्टामिन ड्रग को स्टोमक वॉल में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसके साथ इंटरेक्शन करने से रोकता है। और ये डिस्कवरी से पता चला कि हिस्टामिन रिसेप्टर के साथ कांटेक्ट में आता है तभी जाके आपका एसिड रिलीज होता है, तो उसको कांटेक्ट में आने से इंटरेक्ट करने से रोक देता है सिमेटिडीन और रेनिटिडीन, तो जिससे कि आपका एक्सेस एसिड रिलीज नहीं हो पाता है। दिस इज व्हाई सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन आर बेटर एंटासिड्स देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ए सब्सटेंस व्हिच कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। तो वैसा सब्सटेंस बताना है जो कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स दोनों की तरह यूज किया जा सके। तो अभी बताए थे कि फिनोल जो है 1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल यदि रहता है तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। तो एंटीसेप्टिक में उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा, ऑब्वियस बात है। तो 0.2% ऑफ फिनोल एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है और 1% फिनोल का सोल्यूशन यदि है तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। अब अगले लेक्चर में 13th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।